डीएलएड के सभी प्रशिक्षुओं का ज्योति क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा आज हम आप लोग के सामने चैप्टर 4 का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं। जो इस फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा होगा वो मेरे चैनल या ज्योति क्लासेस को सब्सक्राइब कर देगा, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा और जब भी हम कोई नया वीडियो आप अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग चैप्टर 4 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या है। हमने पार्ट 1 में पूर्ण संख्याओं में जोड़ घटाना के प्रगुण को देख लिया था। अब हम लोग पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण में आपका पहला है गुणन का समवर्ग नियम। समवर्ग नियम में क्या होता है, जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब जैसे अब क्या है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 3 × 6, 3 भी आपका पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है, तो 36 18, यानी 18 भी आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है। और इसी तरह हमने 7 और 5 को ले लिया तो 7 पूरे 35, 7 भी आपकी पूर्ण संख्या हो गई, 5 भी हो गया, तो आपका 35 क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या हो गया। तो आपका एक तरह से फार्मूला क्या बन गया, a × b। a आपकी कोई पूर्ण संख्या हो जाएगी, दूसरी b भी आपकी कोई पूर्ण संख्या हो जाएगी और c भी आपकी कोई पूर्ण संख्या। यानी जब कोई दो पूर्ण संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो मान मिल रहा है वो भी आपका क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। ये आपका गुणन का समवर्ग नियम हो गया, प्रगुण हो गया। अगला आपका है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। अब क्रम विनिमय में क्या है, क्रम मतलब स्थान, क्रम मतलब स्थान। अगर कोई पूर्ण संख्या दिया हुआ है और उसके स्थान को बदल दिया जाए तब भी उसके मान क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं कि नहीं, या फिर नहीं बदलते हैं, तो गुणन के क्रम विनिमय नियम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो आइए परिभाषा देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं के गुणन का क्रम बदलने पर उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2 × 5, 2 × 5 = 5 × 2 = 10। जब हम 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तब भी 10 आएगा और 5 का 2 में करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 10 ही आएगा। इसी तरह 7 × 5, 5 × 7 कितना आ गया, 35। फार्मूला के माध्यम से a × b = b × a = c। जब a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका c आएगा, b और a का भी करेंगे तब भी आपका c ही आएगा। अगला आप देखते हैं गुणन का शून्य नियम। गुणन का शून्य नियम, इसमें क्या कहा है कि पूर्ण संख्याओं में किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। इसका मतलब कि हम कोई भी संख्या ले ले, कोई भी संख्या ले ले, उसमें हम अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मान आएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य ही होगा। जैसे 0 का 0 में शून्य हो गया, 0 का 6 में मल्टीप्लाई किए तब भी आपका मान शून्य आया, और 5320 में 0 का मल्टीप्लाई करें तब भी आपका क्या हो गया, शून्य ही आएगा। कहने का मतलब कोई भी पूर्ण संख्या दिया हो, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मान जो होगा हमेशा शून्य ही रहेगा। अगला आपका है गुणन का तत्समक नियम। तत्समक नियम क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं में से किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे इसमें हमने 0 से कर दिया तो शून्य ही आया। अगर आगे आपका है, जब हम किसी संख्या में यानी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर दिया, 5 × 1 = 5, 1 × 1
इक्वल टू 1, 6 इंटू 6 ही हो जाएगा। 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। यानी कहने का मतलब कि किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या हमें प्राप्त होती है। यानी कह सकते हैं कि 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक, अब आपका है गुणन का साहचर्य नियम। गुणन का साहचर्य नियम, इसमें क्या है? 3 पूर्ण संख्याओं के गुणन में यदि किन्हीं 2 संख्याओं के गुणन को अन्य तीसरी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। हमने इसके पहले में जो योग में बताया था और कि पहले की संख्या को जोड़ दिया जाए, फिर बाद में लास्ट थर्ड वाली संख्या के साथ जोड़ दिया जाए, तब भी उसके योग में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक इसी तरह ये लिया गया है कि एक बार हम कोई 3 पूर्ण संख्या ले लीजिए, उसमें पहले दूसरे का एक साथ ले लीजिए, फिर उसके बाद सेकेंड वाले में सेकेंड और थर्ड को एक साथ ले लीजिए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमने किया 5 इंटू 3, एक कोष्टक में ले लिया, एक साथ दोनों को ले लिया। अब इंटू 3, 5 15 इंटू 3 कितना आ गया? 45 आ गया। अब इसी तरह 5 को अकेले ले लीजिए और इन 3 और 3 को एक साथ ले लीजिए। 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 9 इक्वल टू कितना आ गया? 45। यानी कि इन दोनों के स्थान को चेंज करने के बाद हमारे मान में कोई क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक, अगर फार्मूला के माध्यम से देख लीजिए, अगर हमारा ए गुणे कोष्टक में गुणे सी इक्वल टू कितना मान आ रहा है? डी आ रहा है। इसी तरह ए गुणे बी गुणे सी इक्वल टू डी। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को? जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग दोबारा उसको बोल दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, अगला आपका है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। योग पर वितरण नियम क्या होता है? पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम होता है। ये अब होता है तो कैसे होता है, आइए ये देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आपका पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया है, जैसे 4 इंटू एक कोष्टक में 5 + 6। अब करिए 4 इंटू 5 + 6 11 हो गया, 4 इंटू 44 यानी 44 हो गया। अब इसका ये तो आपका फर्स्ट नियम हो गया। अब इसी तरह इसका सेकंड कैसे कर सकते हैं? 4 इंटू 5 + 6 क्या लिख सकते हैं इसको? यानी इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है इसका बारी बारी से दोनों में क्या किया गया? मल्टीप्लाई किया गया। और हमने 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा 6 के साथ। अब देखिए 4 पंजे 20 और यहाँ पे 6 चौका 24, कितना मान आ रहा है? 44। यानी कि दोनों के मान, चाहे हम इस तरह से करें तब भी मान इतना आ रहा है, इस नियम से भी करें तब भी आपका मान इतना ही आ रहा है। तो कह सकते हैं कि गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है ना? तो अगर मान चेंज हो गया होता तो फॉलो नहीं करता, मान सेम है तो यानी फॉलो कर रहा है। ठीक इसी तरह हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है, 2 का मल्टीप्लाई 3 + 4, यहाँ पे प्लस है। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 4 3 7 इक्वल टू 14। इसी तरह ये भी हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 में प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 6 + 8 यानी 14। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर भी आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। अगला आपका है गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण नियम। अब जिस तरह हमने जोड़ पर वितरण नियम पढ़ा है इसी तरह घटाने पर हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे 2 इंटू 5 - 7 इक्वल टू
2 इंटू ये घटा दिए तो -2 हो गया, यानी 2 2 4 -4 इसका हो गया। अब इसी तरह 2 गुणे 5 -2 गुणे 7 कितना आ गया -4, यानी कि दोनों के मान सेम है, तो कह सकते हैं गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण नियम क्या कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। आगे चलते हैं। आगे आपका है, ये आपका खत्म हो गया पूर्ण संख्या में गुणा के प्रगुण। अब आपका है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। अब गुणा पढ़ लिए, अब हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे। ठीक, आइए पहला इसमें देखते हैं, भाग की संक्रिया में समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण, अब देखिए इसमें क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए भाग की संक्रिया समवर्ग नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल में जब हम 5/6 करेंगे, यानी कि 5 में 6 का भाग देंगे, तो क्या पूर्ण संख्या आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये बटे में है, ये पूर्ण संख्या है ही, परिमेय संख्या है। जब पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, तो भाग की संक्रिया में समवर्ग नियम फॉलो नहीं करेगा। अब अगला क्या है, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग। आप जब किसी भी मतलब कि कह सकते हैं शून्य से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या हो रहा, मान आ रहा है, वही हमको बताना है। इसमें किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देने पर परिभाषित मान नहीं होता है। अब कैसे कह सकते हैं, जैसे हम शून्य ले लिए, शून्य में हम किसी भी पूर्ण संख्या से, मान लीजिए 7 से भाग दे दिए, तो हमारा जो मान आता है वो क्या रहता है, आपका शून्य होता है। शून्य है ही पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन जब हम इसमें कहा है कि किसी पूर्ण संख्या में, यानी कि पूर्ण संख्या हम 6 ले लिए, 6 में हम जब 0 का भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, यानी इसका मान क्या होता है, परिभाषित मान नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग देने पर मान परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, अगला चले। अगला आपका है पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग। अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल होता है हमें वही प्राप्त होता है। जैसे हमने 5 का भाग, जब हमने 5 में 1 का भाग दिया तो हमारा मान क्या आया, 5 ही आया। अगर इस किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हमारा वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है शून्य में किसी पूर्ण संख्या से भाग। अगर आपका शून्य दिया हुआ है, उसमें हम किसी भी पूर्ण संख्या से जब भाग देंगे, इसके पहले हमने बताया हुआ है कि अगर शून्य है, आप किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, हमेशा शून्य ही आता है। ठीक है, अब आपका अगला क्या है कि पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर, जैसे हमें कोई पूर्ण संख्या दिया हुआ है, हम उसी संख्या से उसी में भाग दे रहे हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। जैसे हमने 5321 में हम 5321 का भाग दिए तो हमारा मान क्या आया, 1 आया। अगर 65 में हम 65 का भाग दिए तो अभी क्या आया, 1। कहने का मतलब कि हम किसी भी पूर्ण संख्या में उसी संख्या से जब भाग देते हैं तो हमारा जो मान होता है हमेशा 1 आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये अब आपका कंप्लीट हो गया पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। हमने इस चैप्टर के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं में कह सकते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग सबकी संक्रियाएं पढ़ लिया है। क्या नियम होते हैं, कैसे क्या होता है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आइए हम कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं जिसको आप लोग करिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग पूछिएगा।
ठीक, पहला आपका एक्सरसाइज है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। हमने ये सब संख्याएं दिया हुआ है, इसमें आपका जो खाली स्थान है उसको भरना है। अगला आपका है ये संख्या दिया गया है, इसकी परवर्ती संख्या क्या होगी। इसके पहले चैप्टर में हमने बताया हुआ था, परवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, ये सब बताया हुआ था। तो एक हमने एक्सरसाइज उधर से ले लिया है। अब इसमें अगला आपका क्वेश्चन है पूर्ण संख्या छांटो। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, छांटना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव, ये 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो योग के तत्समक अवयव के नियम का फॉलो कर रहा है। यही आपको इसमें चारों में से एक को छांटना है। अगला क्वेश्चन है यदि 3 + 3 = 6 में कौन सा नियम लग रहा है। हम जब 3 + 3 = 6 कर रहे हैं तो हमें किस नियम का फॉलो ये कर रहा है, ये नियम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 × 4 + 5 का मान किसके बराबर है। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसमें किसके बराबर है इसको आपको सही का टिक करना है। ये आज आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम आप लोग से जब भी मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। उसके पहले आप लोग एक चैप्टर 4 तक पूरे नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, पूरा रिवीजन कर लीजिए, पूरा तैयारी कर लीजिए। जो भी एक्सरसाइज दिया गया है उसको कंप्लीट कर लीजिए, और भी बुक जितने भी हैं उससे भी आप एक्सरसाइज लगातार करते रहिए। ठीक ठीक, और कोई दिक्कत होगी तो भी आप कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।